नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। भारत यूएई संबंधों को मिली नई रफ्तार। रणनीतिक, रक्षा, पेट्रोलियम भंडार और एलपीजी की आपूर्ति पर अहम समझौते। यूएई करेगा भारतीय बुनियादी ढांचे में $5 अरब का निवेश। यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से की मुलाकात। कहा कि होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना जरूरी। सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का किया आह्वान। धार भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट का अहम फैसला। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर घोषित किया। हिंदू पक्ष की अपील पर एएसआई की रिपोर्ट के बाद फैसला। पश्चिम बंगाल में एक्शन में शुभेंदु सरकार। आरजीकर केस में आईपीएस अधिकारी विनीत गोयल, इंदिरा मुखोपाध्याय और अभिषेक गुप्ता को निलंबित किया गया। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दिए आदेश। और चीन के दौरे के बाद अमेरिका रवाना हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने चीन के दौरे को बताया अहम। कहा कि ईरान पर चीन और अमेरिका की सोच एक जैसी, मिलकर काम करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर हैं। यूएई दौरे पर दोनों देशों के बीच कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें देश की सुरक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी के फ्रेमवर्क पर समझौते के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी की आपूर्ति और वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर और बुनियादी ढांचे आरबीएल व सम्मान कैपिटल में $5 अरब का बम्पर निवेश शामिल है। और आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की इस दौरे में भारत और यूएई के बीच कौन कौन से समझौते हुए हैं। बता दें आपको कि भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को लेकर समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पेट्रोलियम पर भी यहाँ पर एक एमओयू साइन हुआ है और एलपीजी की आपूर्ति पर सहमति बनी है। वाडिनार में जहाज मरम्मत क्लस्टर स्थापित करने पर भी एक एमओयू हुआ है और साथ ही साथ भारत में यूएई $5 अरब का निवेश करेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर व्यापक बातचीत की। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और इससे पहले यूएई पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अबू धाबी पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
आगे बढ़ते हैं, जहां इंदौर हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने भोजशाला मामले में अहम फैसला सुनाते हुए भोजशाला कमाल मौला परिसर को हिंदू मंदिर माना है और साथ ही अदालत ने परिसर में नमाज अदा करने पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया। इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भोजशाला प्रकरण में हिंदू पक्ष के दावों को महत्वपूर्ण आधार देते हुए ये फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विवादित स्थल से जुड़ी ऐतिहासिक परंपराओं और उपलब्ध साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत में लंबे समय तक चली सुनवाई, एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेज और शिलालेख, स्थापत्य अवशेष और दोनों पक्षों के विस्तृत तर्कों के बाद ये फैसला आया है और हिंदू पक्ष द्वारा मां सरस्वती मंदिर होने के दावे, शिलालेख और स्थापत्य साक्ष्यों का उल्लेख भी सुनवाई के दौरान प्रमुख रूप से हुआ। तो वहीं मुस्लिम पक्ष द्वारा परिसर को कमाल मौला मस्जिद बताए जाने और एएसआई सर्वे पर उठाए गए सवालों को भी कोर्ट ने सुना। फैसले के बाद धार समेत प्रदेश के कई संवेदनशील इलाकों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि भोजशाला केस में इंदौर हाईकोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है और साथ ही हिंदू पक्ष को भोजशाला परिसर में पूजा पाठ का अधिकार दिया है। भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। और बात करें भोजशाला विवाद की, तो 12 मई को इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपनी अंतिम सुनवाई पूरी की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह ढांचा 11वीं सदी का मंदिर है जो देवी वाग देवी को समर्पित है और जिसे विद्वान राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज एक महान विद्वान और कला साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने इसे एक विश्वविद्यालय या संस्कृत पाठशाला के रूप में स्थापित किया था, जहां मुख्य रूप से विद्या की देवी मां सरस्वती वाग देवी की उपासना होती थी और ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था जहां देश विदेश से छात्र आते थे। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जगह सदियों से कमाल मौला मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होती आ रही है। दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार विषय पर खुली चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा संकट, वैश्विक अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दों पर मंथन हो रहा है। सत्र की शुरुआत सुबह 10 बजे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के स्वागत संबोधन से होगी और इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री निर्धारित समय में अपने विचार रखेंगे और इसके अलावा साझेदार देश भी अपने विचार रखेंगे। बैठक का समापन दोपहर 12 बजे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के समापन संबोधन के साथ होगा। नीट यूजी 2026 के दोबारा परीक्षा अब रविवार 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी और इस बार छात्रों को एक नई सुविधा मिली है। वे पूरे 1 सप्ताह तक अपने पसंद के शहर का चुनाव कर सकेंगे। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा और इसके लिए ना ही उन्हें पुनः पंजीकरण की आवश्यकता होगी और ना ही शुल्क लिया जाएगा। नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा रविवार 21 जून को आयोजित की जाएगी। इस बार छात्रों को 1 सप्ताह तक अपने पसंद के शहर का चुनाव करने का विकल्प मिलेगा। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित होगी। सभी को 14 जून तक एडमिट कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे। अभी एनटीए ने
नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी योग्य छात्र के अधिकारों को हानि नहीं पहुंचे, इसलिए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है। साइबर चुनौतियों और अवैध सोशल मीडिया चैनलों पर भी कार्रवाई की जा रही है। 120 टेलीग्राम चैनल और कई व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिए गए हैं। लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर री नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान में रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी। इसके अलावा इस बार का परीक्षा शुल्क भी अभ्यर्थियों को लौटाया जाएगा और 21 जून वाली नीट परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आगामी साल से नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से किसी भी अफवाह में न आने का आह्वान किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार नीट परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आयोजित होगी। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत और नीदरलैंड के रिश्ते अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहे। सेमीकंडक्टर से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन और एआई तक दोनों देश भविष्य की साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं। और एक ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। भारत और नीदरलैंड के रिश्ते सिर्फ अब व्यापार तक सीमित नहीं रहे। सेमीकंडक्टर से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन और एआई तक अब ये रिश्ते भविष्य की नई साझेदारी, नई दिशा को तय कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की देर रात नीदरलैंड पहुंचेंगे। यह पीएम मोदी की नीदरलैंड की दूसरी आधिकारिक यात्रा होगी। नीदरलैंड में नई सरकार के गठन के बाद यह दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की पहली मुलाकात होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे प्रमुख डच कंपनियों के सीईओ के साथ संवाद करेंगे और भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापार और निवेश लगातार बढ़ रहा है। साल 2000 से अब तक भारत में नीदरलैंड से करीब 55 अरब डॉलर का एफडीआई आया है। विशेष बात यह है कि इसमें से लगभग 70% निवेश साल 2015 के बाद हुआ है। 300 से ज्यादा डच कंपनियां भारत में मौजूद हैं। वहीं 300 से अधिक भारतीय कंपनियां भी नीदरलैंड में सक्रिय हैं। दोनों देशों के बीच भरोसेमंद साझेदारी का दायरा अब हाई टेक्नोलॉजी, जल प्रबंधन, कृषि और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग पर इस यात्रा के दौरान खास जोर रहेगा। अभी हाल के वर्षों में जो नए जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स है, जैसे क्लीन एनर्जी है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन है या फिर एआई है, सो इन विषयों में भी बहुत सारी प्रगति हो रही है। तो मैं आशा करता हूं कि इस यात्रा के दौरान हमारे शीर्ष नेताओं को यह मौका मिलेगा कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको इन नई दिशाओं में ले जाने के लिए क्या काम किया जा सकता है, उसके लिए हमें एक सही दिशा और निर्देश देना है।
भारत और नीदरलैंड आज एक दूसरे के भरोसेमंद आर्थिक और रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। निवेश, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ता यह सहयोग वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों की भूमिका को और मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इस द्विपक्षीय साझेदारी को एक नया विस्तार मिलने की उम्मीद है। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, नीदरलैंड। और केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राजस्थान को आज कई अहम परियोजनाओं की सौगात दी। सहस्त्र सेमीकंडक्टर सहित 400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। और इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव भूपेंद्र यादव दिल्ली में रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जबकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। देश में पहले की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के एक्सपोर्टर्स में भारी वृद्धि हुई है, जो देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। 6 गुना वृद्धि हुई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना और बढ़ के अब 4,24,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स के होने लगे हैं। बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है। तो वहीं देश में सेमीकंडक्टर प्लांट की बढ़ती गिनती पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज देश में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट हो गए हैं और इससे विश्व में भारत की एक नई पहचान बनी है। भारत में सबसे कठिन माने जाने वाली चिप्स 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर की भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है। आज भारत बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग देश बनकर उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इस बदलाव के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। आज भारत में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट हो गए और विश्व में एक नई पहचान बनी है। भारत में सबसे जो कठिन से कठिन माने जाने वाली चिप्स होती है 2 नैनोमीटर की, 3 नैनोमीटर की, उनका डिज़ाइन आज भारत में हो रहा है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम चालू की थी। इसमें अब तक 75 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए हैं और जिसमें 61,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पिछले वर्ष हमने चीन को 35,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए और भारत बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग देश बन के उभर रहा है। और वैश्विक चुनौतियों के बीच पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील पर अब एनडीएमसी ने कदम बढ़ाया है और इसको लेकर एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने बैठक की और अपने कर्मचारियों से प्रधानमंत्री का साथ देने की अपील की और साथ ही कर्मचारियों के लिए 16 जगहों पर बस शटल सेवाएं शुरू की हैं और कर्मचारियों से इस सेवा का प्रयोग करने की अपील की है। और इसके अलावा और डीजल पेट्रोल गाड़ियों की जगह ईवी व्हीकल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एनडीएमसी पार्किंग में ईवी व्हीकल पर पार्किंग चार्ज पर 50% छूट का ऐलान किया गया है और साथ ही हरित परिवहन और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य निर्णय भी लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाहनों के कम उपयोग की अपील के बाद अब केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने भी साइकिल से अपने कार्यालय जाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू 40 डिग्री तापमान के बीच अपने आवास 8 पंडित पंत मार्ग से संकल्प भवन स्थित अपने दफ्तर साइकिल से पहुंचे और केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक संकट के बीच देशवासियों से भी अपील की है। डीडी न्यूज के संवाददाता धीरज कुमार ने केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के साथ इस मुद्दे पर खास बातचीत की। केंद्रीय शहरी एवं आवासन कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने साइकिल से अपने दफ्तर की ओर जा रहे हैं। सर, क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करने के लिए देशवासियों को आगाह किए हैं, तो हम सबको इसका पालन करना ही चाहिए। जिस प्रकार से विश्व में संकट उत्पन्न हुआ है डीजल पेट्रोल के कारण, तो इसी से
डीजल पेट्रोल को बचाने से ही ये राष्ट्र के हित में हो। और आइए आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई से अब डिपार्चर की तैयारी में हैं और अगला पड़ाव उनका नीदरलैंड होगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति अल नह्यान के साथ तो अपने पहले पड़ाव यूएई के बाद अब प्रधानमंत्री नीदरलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के साथ वो अलविदा उनको कह रहे हैं। बता दें आपको कि यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ काफ़ी ऐतिहासिक ये उनका दौरा रहा, जहां कई समझौते उनके हुए हैं। तो यूएई का दौरा कामयाबी के साथ उनका संपन्न हो गया है और अब वो नीदरलैंड के लिए रवाना होंगे। और दोनों ही लीडरों के बीच काफ़ी गर्मजोशी यहाँ पर देखी गई और कई समझौते इसमें शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत में हो रहे अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की। भारत अफ्रीकी संघ आयोग के सहयोग से 31 मई 2026 को नई दिल्ली में चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इसे लेकर कैमरून की राजदूत सिल्वी मिशेल एम्पॉन टीएक ने भी भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि भारत न केवल अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो कुछ कर रहा है वह प्रेरणादायक है। I want to thank the government of India for what it's doing for not only Africa but for the whole world, because India is inspiring. Then India is a model, if you want, and we have to copy from India. Then the relationship between Cameroon and who is my country and India are excellent. Excellent because we have this relationship for decades since before our independence. Then and the relationship is growing strongly. It keeps growing.
और बोत्सवाना के उच्चायुक्त गिलबर्ट शिमाने मांगोले ने कहा है कि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी ये साझेदारी और सहयोग इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। We are so close, intertwined with India as Africa that we look forward to great future together in our relationship, economic, social, diplomatic, definitely. और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के सहायक उपाध्यक्ष हिमांशु तिवारी ने कहा है कि भारत और अफ्रीका के बीच संबंध नए नहीं बल्कि लंबे समय से मजबूत और ऐतिहासिक रहे हैं। उन्होंने इस साझेदारी को आगे बढ़ाने में भारत सरकार की पहलों की सराहना की। India-Africa relationship is not new, it is very old, but the government initiative, this government which is taking is very good in a way that I'm already working in multiple countries in Africa, but such initiative, because you get a single forum wherein you can connect with different head of the embassies, etc. at one place. Second, the Indian government nowadays is very candid, they are ready to supporting. One is the need aspect, but second, India government is also thinking about giving support on the development of youth of the country. Really thankful to the government of India. और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।